नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 को मतदान पूरा होकर संपन्न हुआ और जैसे ही 19 तारीख को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग कंप्लीट हुई तो 19 की देर शाम तक रफ फिगर आते रहे, डेटा जो है रफली आते रहे, लेकिन 20 तारीख तक ये मामला साफ हो गया कि पहले चरण जिसमें कि 21 राज्य की 102 लोकसभा सीटें शामिल थी, वहां पे कुल मिला के कहा जाए तो 62.37% यानी 62% के आसपास पोलिंग हुई। 2019 के मुकाबले ये पोलिंग कम हुई, परसेंटेज कम हुआ, यानी मतदान कम हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान कम हुआ। अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा लगभग 80% मतदान हुआ, तो वहीं बिहार में सबसे कम मतदान हुआ जो 48% रहा। जैसे ये फिगर आई उसके बाद से अलग अलग कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई। बहुत सारे राजनीतिक एक्सपर्ट जो ये कहना शुरू किए कि साहब इसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को नुकसान होगा क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोटिंग कम रही है, तो वहीं ये भी तर्क आने शुरू हुए कि नहीं साहब, भाजपा का वोटर, एनडीए का वोटर कमिटेड था, वो पोलिंग बूथ तक गया है। एक ये भी थ्योरी बीच में आई कि साहब देखिए, वोटर इसलिए उदासीन है कि विपक्ष का जो मतदाता है, विपक्ष अच्छे तरीके से लड़ नहीं रहा है, लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वो घर बैठ गया, नहीं गया। कुछ लोगों ने मौसम का भी हवाला दिया, जबकि 2019 में भी चुनाव का मौसम यही था। आखिर क्या है कम मतदान का कारण, पहली चीज, और दूसरी चीज किसको हो रहा है नुकसान और किसको हो रहा है फायदा। ये बात शुरू करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहले चरण की वोटिंग के बाद एक पोस्ट जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धुआंधार वोटिंग हुई है। अगर प्रधानमंत्री जी की बात मानी जाए तो फिर ये सारे जो एनालिसिस है वो क्या कहते हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम आपको। जी नमस्कार। और जैसे मैंने बताया, विषय आपको पता ही लग गया साहब। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं। ये खेमा दूसरे के लिए कह रहा है कि उनके वोटर नहीं आए, उनका नुकसान हो रहा है। दूसरा खेमा कह रहा है कि नहीं साहब, इनका वोटर नहीं आया, इनका नुकसान हुआ। किसको फायदा, किसको नुकसान? 21 राज्यों की 102 सीटों पर जो पहले फेज में हुई, क्योंकि पहले फेज का वोटिंग हमेशा ट्रेंड सेटर होता है। जी अवनीश भाई, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पहले फेज की वोटिंग हो गई, जितने भी ये तथाकथित वैज्ञानिक हैं चुनाव के, जो यूट्यूब पे भी हैं, मीडिया में भी हैं, हर जगह हैं, किसी ने एंटी इनकम्बेंसी का शब्द बोला? देखिए, दिक्कत क्या है कि ये सारे शब्दों का ये सारे शब्द इन्हीं लोगों के बनाए हुए हैं। 2019 का चुनाव आपको याद हो, पहले दिन से एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गया था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी का किसी ने ये शब्द बोला भी नहीं, गलती से भी, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी की सरकार में एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज है नहीं। ठीक है, ये बुद्धिजीवियों द्वारा बनाया हुआ शब्द है, इसका राजनीतिक रूप से, ग्राउंड राजनीतिक रूप से कोई फर्क नहीं है। अब आते हैं वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से। कहा जाता है कि परसेंटेज कम हो तो जो सरकार बैठी है सत्ता में वो जा रही है, और अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो जो सरकार बैठी है वो भी जा रही है, मतलब बदलाव की राजनीति। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि परसेंटेज में से आपको निकालना क्या है। देखिए, अगर यहां मैं थोड़ी सी सीख लेता हूं कुरुक्षेत्र युद्ध, महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध से। अब भीम भी लड़ रहे थे, युधिष्ठिर भी लड़ रहे थे, पांचों पांडव लड़ रहे थे, लेकिन कृष्ण भी लड़ रहे, वो अर्जुन भी लड़ रहे थे, और अर्जुन लड़ रहे थे, सब अपने अपने योद्धाओं से लड़ रहे थे। गिनती नहीं गिन रहे थे कि मैंने 4 मारे, तूने 10 मारे, उसने 20 मारे, मेरी एंटी इनकम्बेंसी हो गई, मेरी परसेंटेज ज्यादा हो गई, तेरी परसेंटेज कम हो गई। तो इन परसेंटेज पे मैं नहीं जाता।
चुनाव एक कलेक्टिव एफर्ट है। किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम हुए होंगे, उनके अपने कारण होते हैं। कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा चुनाव हुए होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम होने का मतलब ये नहीं है कि वहां से सरकार अब आएगी नहीं, दूसरी आएगी। और ज्यादा होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो यही रहेगी और कोई रहेगा नहीं। मैं यहाँ समुदाय विशेष में जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो मूर्खता है। लेकिन अवनीश भाई, आपको याद है ना, आपके स्टूडियो में बैठ के जब पांचों फेस आए थे, उसी दिन आए थे ना पांचों फेस, जब जी मैं आपके बिल्कुल। साथ स्टूडियो में बैठा था, आपको याद है कि मैंने पहला फेज और दूसरा फेज देख के क्या बोला था? जो यूपी के फेज थे, देखिए मूल रूप से यूपी हम हो गया, तमिलनाडु पहला फेज में डाल दिया। मैंने क्या बोला था कि इसमें सारे वही विशेष समुदाय वाले कॉन्स्टिट्यूंसी ली गई हैं। और ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी बोल लीजिए, कि जो विशेष समुदाय है वो एकजुट होके वोट देता है। हमें तो नहाना भी है, धोना है, खाना खाना है, दोस्तों से मिलना है, 50 काम करना है। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो हम वोट देते हैं, और टाइम नहीं मिलता है तो हम वेकेशन पे चले जाते हैं। ये भी सच्चाई है। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि वोटिंग परसेंटेज से ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए एक जगह 100 वोट है और केवल 40 वोट पड़े, तो 40 में कुछ पक्ष भी पड़े होंगे, कुछ विपक्ष भी पड़े होंगे। तो हम ये कैसे मान लें कि सारे विपक्ष के ही पड़े हैं, पक्ष के कुछ नहीं पड़े? भाई हो सकता है 40 में तो 30 पक्ष के पड़ गए हों, 10 विपक्ष के पड़ गए हों, ये सोच के कि हमें तो जीतना ही नहीं है। भाई मोदी का कैडर तो वोट दे रहा है, लेकिन और कैडर भी वोट दे रहे हैं। लेकिन मानसिकता ये भी तो हो सकती है कि भाई हमारे इलाके में हम काय के लिए वोट दें, ये तो जीतना ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे जो समाज से और दर्शकों से निवेदन है, हम ये वोटिंग परसेंटेज पे छाती पीटने से अच्छा ये देखें कि हमने अपने लेवल पे क्या काम करा। क्या हम वोटर्स को लेके अपने साथ 10 बंधुओं को लेके वोट डालने गए? हमने अपना काम करा ना, बाकी फल की इच्छा बाद में भगवान के हाथ में छोड़ो। लेकिन अब आप तो कल की बात कर रहे हैं। यहां तो सुबह 10 बजे से मैसेज शुरू हो गए थे, वोटिंग परसेंटेज लो है, वोटिंग परसेंटेज लो है। वो राजस्थान में ये हो रहा है, बिहार में। अल्टीमेटली वो इतना नेगेटिविटी हो गई थी कि ऐसे लोगों को मुझे अपने चैनल से उठा के ब्लॉक करना पड़ा। क्योंकि मेरे चैनल पर नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। कम पड़े तो सही है, ज्यादा पड़े तो सही है। चुनाव है, सेलिब्रेट करो, आप अपना कार्य देखो। आपको ये देखना है कि आपने अपना काम पूर्ण रूप से करा नहीं करा। बड़ी बात। बिल्कुल बाकी चीजें बात की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये शुरुआती बातचीत में ही जो आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात की, वो सारे ये जितने भी अंक गणित हैं, ये इतना परसेंट, वो उतना परसेंट, कौन घर बैठ गया, मौसम कैसा था, वो ये था कि क्या पहले चरण के इन 102 सीटों पर हुए मतदान में एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के प्रति, मोदी के सरकार के प्रति कोई उदासीनता देखने को मिली? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संभवतः इसका जवाब इन जितने भी ये पॉलिटिकल पंडित हैं जो बैठ के दिन रात ताश के पत्ते की तरह आंकड़े फेंकते हैं, उनके पास नहीं है। और अगर कुछ है तो वो कहीं दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है जी। तो जब वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वोट प्रतिशत पे बैठ के कैसे डिसाइड करते हो? भाई आज आप, ठीक है, जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है, 70-71% ऐसी इसी तरह से वोटिंग हुई है। तो तमिलनाडु की ये भी सच्चाई है कि 102 साल की दादी जी घर से बाहर आके वोट कर गई। कहीं लोग अस्पताल से सारे, मतलब उनके शरीर में दवाइयां वगैरह लगी हुई हैं, सिरिंज वगैरह लगी हुई हैं, वो भी आके वोट कर गए। और यहाँ हम ज्ञान फैल रहे हैं कि अपना काम करो ना भाई।
वोटिंग परसेंटेज छोड़ दीजिए आप अमित शाह पे, परसेंटेज का खेल खेलना अमित शाह से ज्यादा महारत किसी को हासिल नहीं है। हम लोग सिपाही हैं, हम वोट डाल सकते हैं, हम गोली नहीं मार सकते किसी को, हम केवल वोट डाल सकते हैं। आप जाइए बिल्कुल अपना वोट डाल के आइए, जिम्मेदारी को समझिए। एक बिल्कुल। बुजुर्ग महिला कई बुजुर्ग महिला और पुरुष अस्पताल से भी आके चलने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी आके वोट डालते हैं। आप सवाल क्या करते हैं, कैन देयर बी ए वोटिंग ऑनलाइन? आप घर से निकल के वोट नहीं दे सकते, फिर आप बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की। तो मेरा सुनने वाले दर्शकों को विनम्र निवेदन ये है कि आप घर से बाहर निकलिए, खुद वोट दीजिए, परिवार का वोट दिलवाइए, अपने दोस्तों का वोट दिलवाइए, आपको जिसको वोट करना है उसको करिए। बाद में हमारे यहाँ इंजीनियर्स बहुत हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन आप वोट तो डालिए, आप ज्ञान मत फैलिए। बिल्कुल ठीक बात है। और अब अगर चलिए आंकड़ों के जो बाजीगर हैं, जो बैठ के दिन रात आंकड़े फेंटते हैं, उनको आंकड़ों में ही अगर मैं जवाब दे दूं तो दर्शकों, बहुत सी ऐसी सीटें हैं। मैं चलिए उत्तर प्रदेश जहाँ की 25 करोड़ आबादी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, उसी का एक उदाहरण ले लेते हैं। 2014 में लगभग ये जो सीटें हैं, उन सीटों पर 2019 के मुकाबले मतदान ज्यादा हुआ था। तो रिजल्ट क्या रहा था, 2019 में लगभग ऑन एवरेज गौरव जी 6 से 8% कम वोटिंग हुई थी इन्हीं सीटों पर, भले वो किसी दूसरे चरण में रहे हों। लेकिन मैंने जो डेटा देखा, लेकिन हुआ क्या, 2014 के मुकाबले 2019 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें बढ़ के आई। तो क्या अगर यही तर्क लिया जाए तो ऑन एवरेज जो 6 से 8% वोटिंग 2024 में फिर घटी है, तो मामला तो वही जा रहा है 2014 से। अरे आप 2019 की बात कर रहे हो, आप 2017 ले लो, यूपी चुनाव, वोटिंग परसेंटेज कम था, बदलाव की बात नहीं थी, सबने कहा सबको अखिलेश यादव पसंद है, और ये लेके सारे पंडित लेके बैठे थे कि या तो अखिलेश आएंगे या इस बार मायावती आएंगी। हुआ क्या, 300 से ज्यादा सीट भाजपा की आ गई। तो देखिए ये एंटी इनकम्बेंसी हो गया, वोट पर से सरकार वोट परसेंट पे नहीं बनती है, सरकार शुद्ध रूप से कितने वोट पड़े हैं, कौन जीता कौन हारा, उसके आधार पे बनती है। ये वोटिंग परसेंटेज मीडिया का उठाया हुआ है, बुद्धिजीवियों, देखिए बुद्धिजीवियों के पास आजकल और कोई काम तो रहा नहीं, ठीक है ना, दुकान उन्हें चलानी है अपनी, अब बेचारों की उम्र निकल चुकी है, ये दाएं बाएं करते हुए ताश के पत्ते गिनते हुए दुकान तो उन्हें चलानी है। तो वो यही आंकड़ों में आपको फंसा के कंफ्यूज, विश्वास मानिए बम्पर वोटिंग हुई है, उम्मीद से ज्यादा हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार पूर्ण रूप से पिछले रिकॉर्ड से बेहतर रिकॉर्ड के साथ वापस आएगी। बिल्कुल ठीक बात, इसीलिए मैंने जो तर्क है तो उसी तर्क के सामने मैंने आंकड़े रख दिए कि भाई 2014 से कम हुआ 2019 में, लेकिन सीटें बढ़ी 2019 के बाद 2024 में कम हुआ, तो मान लीजिए ना कि सीटें बढ़ रही हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा 370। अब आते हैं, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि पहले चरण की 102 सीटों में, और मैंने भी जब इसका मिलान किया तो ये सच पाया कि ऐसी सीटें अगर उत्तर भारत की रही हैं जहां पर समुदाय विशेष का डोमिनेंस रहा है, एक ये फैक्ट निकल आता है इन 102 सीटों में। दूसरा वो आता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में लोकसभा में कहीं कुछ खास कर ही नहीं पाई है, तमिलनाडु सबसे बड़ा उदाहरण है, वहां की पूरी सीटें इस पहले चरण में यानी 102 में अकेले 39 सीटें तो तमिलनाडु की शामिल है। यानी ये आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले चरण की 102 सीटें जहां पहले ही 14 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही है, अगर अपेक्षाकृत देखा जाए तो वो सारी सीटें शामिल हैं। तो ऐसे में तो 62% के आसपास का मतदान होना, एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक लार्जर देन लाइफ वाली फिगर है उसका मौजूद होना, तो ये बम्पर ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। और निश्चित रूप से इस तर्क के हिसाब से देखा जाए तो पहला जो चरण है वो अब तक 2014 या 2019 के मुकाबले
एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सफल दिखाई दे रहा है। अवनीश भाई, आपको याद है जब हम आपके स्टूडियो में लखनऊ में बैठे हुए थे कुछ समय पहले, यही जगह थी शायद जहां आप आज बैठे हैं, ठीक है? जी, मैंने आपको क्या बोला था कि पहले चरण में आपको केवल टोपियां दिखाई देंगी, और देखिए साहब, सीटें ही वही और थी। लोग कल से मेरे पीछे मेरे को ना मैसेज मार रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं कि सर देखो ये हो गया, सर देखो ये हो गया। मुझे पता है, मैंने तो वो 7 चरण जब मेरे सामने आए और सातों चरण जब मैंने देखा, मैं आपको बता सकता हूं कब टोपियां कम होंगी, कब टोपियां ज्यादा होंगी। इतना विश्लेषण करने की क्षमता मेरे अंदर है, और मेरी हम्म, मेरी विश्लेषण की क्षमता भगवान की, महादेव की कृपा से टीवी और यूट्यूब के बुद्धिजीवियों जैसी नहीं है। तो कल क्या हुआ? कल आपको टोपियां, अब सहारनपुर में टोपियां, मुजफ्फरनगर में टोपियां नहीं दिखेंगी तो क्या दिखेगा? ठीक बात। आपकी ईद भी साथ निकली है और आपकी रामनवमी भी साथ निकली है, हम्म, लेकिन जिस तरह से वो डिजाइन करा गया है 7 चरण, वो डिजाइन कोई देखने को तैयार नहीं है। तो मेरा लोगों से, देखिए प्रधानमंत्री ने भी बोला बम्पर वोटिंग हुई है, मैंने भी बोला बम्पर वोटिंग हुई है। जनरली हम दो लोग एक बात जब बोलते हैं तो वो बात सही होती है, लेकिन आपको 62% है, मेरी कैलकुलेशन 65.6% है। अब ठीक, जो भी कहीं हुआ हो, तो एनीथिंग अबव 60% ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होता है। ऐसा मेरा अंदाज है। ठीक बिल्कुल। है, और यहाँ पर एक हाँ जी, जी, जी। अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सरकार वोट परसेंटेज पे नहीं बनती है। सरकार शुद्ध रूप से कितने सांसद जीते या कितने हारे, उस पे है। मेरे इलाके में पॉपुलेशन ज्यादा है, विनिंग मार्जिन 1.5 लाख 2 लाख होगा। कई बहुत सी ऐसी सीटें होंगी जहां की पॉपुलेशन कम है, कम वहां है। पर विनिंग मार्जिन 5,000 10,000 होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परसेंटेज के हिसाब से सरकार बनाए। सरकार तब बनती है जब जो जीतता है, जब संख्या बल ज्यादा होता है तो सरकार बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज और भी होता है, जो लोग कहते हैं कि साहब ज्यादा मतदान का मतलब कि परिवर्तन हो रहा है। अरे साहब, तो वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा मतदान हुआ है, तमिलनाडु में अच्छा खासा मतदान हुआ है। जहां आप गिरने की बात कर रहे हैं, वो तो वो जगह है जहां पर मैक्सिमम सीटें जितनी पा सकती थी उतनी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास ऑलरेडी है। तो अगर मतदान, ज्यादा मतदान वाली वो जगह हैं जहां भाजपा उतना अच्छा नहीं कर पाई है, तमिलनाडु में बिल्कुल कहीं नहीं है। वेस्ट बंगाल में अभी उसे 18 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की गुंजाइश है, वहां बढ़ने वाली है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, वहां झूम के वोट पड़े हैं। तो क्यों ना माना जाए कि ये परिवर्तन के लिए वोट हैं। यानी कि लोकसभा सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कम संख्या में थी, वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक नया टॉपअप तो आ ही रहा है। जब प्रधानमंत्री गौरव जी कहते हैं 370 चाहिए, तो यही तो सारे लोग खोज रहे थे कि कहां से आएंगे 370। हिंदी बेल्ट में तो पहले ही जितना मैक्सिमम ले सकती थी उतना ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तो साहब, ये नए सेक्टर खुल नहीं रहे जहां झूम के मतदान हुआ है। अब क्या कहेंगे वो पॉलिटिकल पंडित? देखिए, अब क्या, मतलब क्या बोलना चाहूँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत लोगों को अपनी दुकान चलानी है। ठीक है, हम्म, अब प्रधानमंत्री कोई सड़क के नेता तो है नहीं, ये मतलब हम जो सड़क पे घूम रहे हैं कि मन में जो भी आया बोल दिया। जब उन्होंने 370 बोला तो उसके पीछे कई महीनों की, कई साल की मेहनत रही होगी, स्ट्रैटेजी रही होगी कि भाई हमें 370 कहाँ लानी है। अब मान लीजिए एक जगह उत्तर प्रदेश में कोई भी ले लीजिए जहां मतदान कम हुआ, ठीक है, तो इसका ये अर्थ हो सकता है कि भाई हम सरकार बदलना नहीं चाहते, इसलिए हमारी सरकार यही रहे। लेकिन तमिलनाडु में ज्यादा हुआ तो यहाँ मतदान का मतलब है कि अब हम खुल के भाजपा को सपोर्ट करते हैं। लोग जो निराशावादी हो गए थे वहां पर कि डीएमके और एआईएडीएम के अलावा और कोई है नहीं, आज हम्म। उन्हें एक नया पहलू भी दिखा भारतीय जनता पार्टी में, तो वो सारे उत्साहित होके आए और परसेंटेज बढ़ गई। तो ये भी कहानी हो सकती है। तो वेस्ट देखिए, बंगाल इसका उदाहरण है। वेस्ट बंगाल उदाहरण है, और आपका ये अभी आप देखिएगा केरल में भी यही होना है और बहुत जगह ये होना है।
तो जी, देखिए परसेंटेज पे आप जो स्टोरी बनाना चाहें बना दें। मैं अपने जीवन को सरल रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ किसी तरह का, पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन को सरल रखता हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है कि सुबह उठ के वोट देने जाऊँगा, अपने परिवार का वोट दिलवाऊँगा, अपने दोस्तों का वोट दिलवाऊँगा, जो सगे-संबंधी होंगे उनका वोट दिलवाऊँगा, 2-4 घंटे बूथ पे बैठ के आऊँगा, दोस्तों से मिल के आऊँगा, पल्स भी लूँगा। कई लोग 5 साल में एक बार मिलते हैं, वो भी होगा और हो सका तो वहाँ पर भी मोटिवेट करके और वोट दिलवा के आऊँगा। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा। बिल्कुल 4 जून को तो सब पता लग जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर, जिसने ऐसी जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो अपनी कोर पॉलिटिक्स है, उस तरह के टेस्ट का अभी तक मौजूदगी कम पाई जाती थी, वो है 17 तारीख को रामनवमी, 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव, वेस्ट बंगाल में जो उत्साह, तमिलनाडु में जो उत्साह, ये सारे वो नए सेक्टर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खोलने को तैयार हैं या खोल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जहां भारतीय मंगल जनता को पार्टी का जी मंगल को हनुमान जयंती है भाई साहब। जी जी, और 26 तारीख को दूसरा चरण है। तो मैं जिस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं, और मुझे भी बड़ी हंसी आई कि साहब ये बताइए, जिस मोहल्ले में हमारे ज्यादा दोस्त हैं उस मोहल्ले में हम नहीं गए और कम लोग निकले, तो इसका मतलब है वो हमारे दुश्मन तो हो नहीं गए। लेकिन जिस इलाके में हमारे दोस्त कम हैं, अगर वहां पर हमारी किसी चौपाल की बैठक में ज्यादा लोग झूम के आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी दोस्ती के नए मोहल्ले खुल रहे हैं। और यहीं से वो कॉन्फिडेंस और वो टारगेट दोनों एक साथ नजर में आता है कि पहली बार इन 10 सालों में प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि 370, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार। हमेशा ये नारा मोदी की जगह शाह साहब लगाया करते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने ये नारा लगाया है। तो राम के देखिए, इफेक्ट को कैसे देखते हैं आप? राम का फैक्टर अर्बन इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि अर्बन इंडिया वालों की तो मैं बात क्या करूं, मतलब बुरा मत माने दोस्त मेरे जितने अर्बन इंडिया में रहते हैं, पर विश्वास मानिए अगर आप वोट नहीं देते हैं तो आप मेरे से केवल गाली सुनेंगे, चाहे आप मेरे संबंधी हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कोई भी हो। रामनवमी का असर अवनीश भाई गांव में बी क्लास बी टाइप का सिटीज जो हैं, सी टाइप सिटीज जो हैं, हम्म उनमें बहुत है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर आप 10 घंटे के लिए राम मंदिर में खड़े हो जाइए। आप तो मेरे साथ कुंभ में रहे हैं ना, पिछले कुंभ में जो हम लोग का अरेंजमेंट हुआ था। जी जी कुंभ में कितने लोग अरब शहर से आते थे, जो ट्रैक्टर ठेले वगैरह सब भर के आते थे वो तो सब गांव से आते थे ना। तो श्रद्धा तो वहां पर है। तो राम मंदिर का फैक्टर वहां पर इम्पैक्ट कर रहा है जहां उसको करना चाहिए था। वो है हमारा गरीब समाज, हमारा किसान समाज, हमारा मजदूर समाज, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर बिलो मिडिल क्लास है। वहां पर उसने बहुत इम्पैक्ट करा है और 80% वोट वहीं से आता है। ठीक है, हम्म शहर वालों का तो फिर वही होता है कि भाई अब जैसे कल जब चुनाव हुआ कि भाई हमें परसों जो चुनाव हुआ कि ऑनलाइन हो सकता है, मोबाइल से हो सकता है, ऐप बना दो हो सकता है। अरे यार, तुम लोग वोट डालने में नहीं जा सकते हो क्या? मतलब पिज्जा के साथ ये भी डिलीवरी तुम्हें अपने बाथरूम के पॉट पे चाहिए कि वहां बैठ के मैं वोट कर दूं, मेरा टाइम खराब ना हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर आप लोग एक दिन के लिए 1 घंटा निकाल के, अब 5 साल में 1 घंटा निकाल के वोट डालने में नहीं जा सकते हैं, तो क्या बोले आप लोगों पे, शर्म आती है हमें। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ मैं ये पूरा प्रयास कर रहा हूं, जब इन पूरे मामले को पिछले 2 दिन से हमने कोई जल्दीबाजी नहीं की दर्शकों, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ हम वीडियो की दुकान खोल के बैठ गए और आपको दनादन जो है ब्रेकिंग देते रहे। नहीं, हमने 48 घंटे की प्रतीक्षा की और उन 48 घंटों में हमने अलग अलग एंगल से इन सारी चीजों को देखा है, सोचने का प्रयास किया और तब ये चर्चा आपके सामने लेके आए हैं। एक चीज जिनको आप कह रहे हैं, आप आपकी भी बात वहीं आके आती है कि ये फैक्टर अर्बन वोटर्स
पर नहीं, लेकिन ग्रामीण वोटर्स पे है। वहीं एक नया मतदाता वर्ग जिसको वोट बैंक कहा जाता था, वो है लाभार्थी का। वो लाभार्थी जिसने सरकारी योजना का लाभ मिला है, जिसके पास घर मिला है, जिसको उज्ज्वला मिली है, जिसको उसके शौचालय मिला है, ये वही वर्ग है जिसको गलती से आप दूसरे का वोटर समझ रहे हैं। वो हो चुका है लाभार्थी के रूप में नरेंद्र मोदी का वोटर। तो साहब, आप अपने एसी ड्राइंग रूम में अगर बैठे हुए हैं 24 में एसी करके, तो यकीन मानिए कि मोदी का एक जो बड़ा लाभार्थी वर्ग है, जो वोट बैंक है, वो तो पोलिंग बूथ पे था। अब जोड़ लीजिए मतदान में 6-8% की कमी। जी। आपने अवनीश भाई बिल्कुल सही बात बोली। आप तो कह रहे हैं कि हमने 48 घंटा वेट करा, लोगों ने तो 5 घंटे भी वेट नहीं करा। सुबह 10 बजे से अपनी यूट्यूब की दुकान और मीडिया की दुकान खोलने बैठ गए कि हाँ वोटिंग परसेंटेज कम है, वहाँ वोटिंग। पर सवाल वही मूल सवाल है। हमने देखिए, हम हमें जल्दबाजी नहीं है। वोट पड़ गए, वो वापस तो हो नहीं सकते। जो पड़ गए वो पड़ गए, जो नहीं पड़े वो नहीं पड़े। अब छाती पीटना कि वोटिंग परसेंटेज कम है और हम छाती पीट रहे हैं यूट्यूब पे, छाती क्या पीट रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, सीधी सी बात बोले जाए तो, ठीक है ना, शुद्ध रूप से। हमने 48 घंटे का वेट करा, हमने हर तरफ से डेटा कलेक्ट करा। ईसीआई का डेटा अलग होता है, हमारे भी बूथ हैं, हमारे भी अपने लोग हैं, उनका डेटा एक अलग होता है। फिर एक परसेप्शन देखा जाता है। अब मान लीजिए हमारे इलाके में, मेरे बूथ पे मान लीजिए, जैसे कि भाजपा का एक स्टॉल होता है, कांग्रेस का होता है, समाजवादी पार्टी का होता है, बहुजन, सभी पार्टियों का अपना होता है। अब मान लीजिए मैंने अपनी पर्ची भाजपा का स्टॉल पे भीड़ ज़्यादा है, लेकिन कांग्रेस के स्टॉल पे जाके ले ली, तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, लोगों का मूवमेंट पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप आंकलन लगाते हैं। और मेरा तो निवेदन सभी से ये है कि वोटिंग परसेंटेज पे हाय तौबा ना बनाइए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं भी हो। हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम पूरा कीजिए और बाकी 4 जून को भगवान महादेव हमारी कृपा करेंगे। बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि उसको जरा थोड़ा सा विस्तार दीजिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अर्बन पार्टी है, ये शहरी लोगों की पार्टी है। ये भी कहने वाले कहते थे, जो जातियां पूछते रहते हैं, कि साहब ये अगड़ों की पार्टी है। ये तो अब इतिहास रह गया। ये एक जो लाभार्थी वर्ग, जिसे आप कभी कांग्रेस का वोटर समझ लेते थे, उत्तर प्रदेश में कभी आप उसको सपा और बसपा का वोटर समझ लेते थे, बिहार में आप उसको आरजेडी का वोटर समझ लेते थे, साहब पिछले 10 सालों में वो मोदी का वोटर हो चुका है। और वो असली वोट बैंक है मोदी का, जो मोदी ब्रांड के आगे, मोदी के काम और प्रभुनाम श्री राम के नाम पर लाइन लगा के पोलिंग बूथों पे था। इस पर थोड़ा विस्तार देना मैं चाहूंगा आपसे आग्रह। जो जो आपने लाभार्थी वर्ग की बात करी, मैं आपको जो मेरा अनुभव रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि भारत में हम भी घूमते हैं, आज भी मैं कहीं घूम रहा हूं, जो कभी हमारे हमारे ये बात शहर के लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो एक डिग्री होल्डर हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो मतलब दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान वही लोग हैं। जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है ना, वो ये लाभार्थी वर्ग लाता है। पहले लाभार्थी वर्ग पहले भी था, लेकिन पहले वाले को लॉलीपॉप दी जाती थी, जैसे गरीबी हटाएंगे, उसने वोट कर दिया। लाभार्थी नहीं कह सकते, लेकिन प्री लाभार्थी वर्ग है कि उसको केवल परसेप्शन में उसने वोट दिया कि मुझे शायद लाभ मिले। लेकिन अब जिन लोगों को लाभ मिलता है, वो भी 10 लोगों को जाके बोलते हैं अपने के कि हमें लाभ मिला। और वो जो सुनामी जनरेट होती है उसके बाद, ये शहर के चश्मे से दिखाई नहीं देगी। बहुत, जैसे जम्मू कश्मीर की, अगर लद्दाख की हम बात करें, क्योंकि हमने पिछले 2 एपिसोड लद्दाख पे करे थे,
कि लद्दाख वाले ये हैं, लद्दाख वाले वो हैं, लद्दाख वाले ऐसे चाहते हैं, वैसे चाहते हैं। अवनीश भाई, आपको याद होगा 3500 से 4000 किलोमीटर गाड़ी मैंने लद्दाख में चलाई है पिछले जून। और आप मेरी आदत जानते हैं, 50 बार मुझे चाय चाहिए होती है, 10 बार सुसु जाना होता है और पानी चाहिए होता है और दुनिया भर के चिप्स चाहिए होते हैं। मैं हर जगह रुकता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, 5 मिनट ही भले ही करें, क्या फायदा हुआ, कुछ मिला, कुछ भला हुआ, कुछ परिवार का भला हुआ, तुम्हारा भला। मुझे एक व्यक्ति लद्दाख में नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना आया हो। ये लाभार्थी वर्ग है। लेकिन वही अगर मैं होटल में जाऊंगा, साहब ये लगा दिया, साहब वो टैक्स लगा दिया, साहब अब हम खर्चे कैश में नहीं कर सकते, क्योंकि अब तुम टैक्स बचा नहीं सकते, तो वो वहां रोते हुए दिखेंगे आपको। ये मेरा अनुभव है, सड़क पे क्योंकि चलता हूं इसलिए अनुभव है। मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा, पर ये मेरा स्वयं का अनुभव रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने विस्तार देते हुए जो बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात कही, वो ये अंतर है कि आप किसी को ये कह रहे हैं कि खटाखट 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 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाएगा। ये वही हैं जिनकी दादी ने 35 साल कहा कि हम और हमारा पार्टी गरीबी मिटाएगा। यहां पर फर्क यह है कि वो लाभार्थी जो मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी है, उसने पहले 5 साल लाभ लिया है। और आपने जो कहा कि जब वो बताता है कि हमको लाभ मिला है, तो बाकी लोग जो अभी भी रह गए हैं, जिनको वो लाभ नहीं मिले हैं, वो आशान्वित होते हैं कि अवनीश को मिल गया, अब रमेश, सुरेश, महेश को भी मिलेगा। यही वजह थी कि 2014 के मुकाबले नरेंद्र मोदी के संख्या में, वोट में, उनकी सीटों में 2019 में बढ़त हो जाती है। अब चूंकि 10 साल यानी 5-5 साल के 2 टर्म का लाभार्थी जो सबूत है, जो कह रहा है कि हाँ, ये घर सबको दिख रहा है कि ये घर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसे दिया है, ये राशन नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, ये चूल्हा नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है, पीने का पानी नरेंद्र मोदी की सरकार रामलाल को दे चुकी है। श्यामलाल के घर तक अगर टोटी नहीं पहुंची है, तो वो श्यामलाल उत्साहित होकर नरेंद्र मोदी के लिए खड़ा है। और शायद यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही साहब 2 टर्म के बाद। देखिए, लाभार्थी वर्ग में 2 ऐसे लाभ हैं, क्योंकि ये लाभार्थी वर्ग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम शहरों की बात कर ही नहीं रहे, चाहे बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो, हम गांव की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की बात कर रहे हैं। 2 लाभ ऐसे हैं जिसकी वैल्यू शहर का आदमी समझ ही नहीं सकता। कोशिश कर ले, क्योंकि वो शहर में रहता है, वो बाहर नहीं रहता, उसको समझ में नहीं आएगी। और ये 2 लाभ ऐसे हैं, इसके लिए गांव वाले अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये 2 लाभ हैं, शौचालय और पीने का पानी, हर घर नल। राशन वगैरह ठीक है, वो गैस, राशन, स्कूल, ये आयुष्मान सब चलता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मूलभूत ग्राउंड लेवल जिसकी वैल्यू शहर नहीं समझ सकता, वो है नल से जल और शौचालय। बड़ी बात, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं पर इतिहास क्या कहूं, ये मेरी कमजोरी है कि पुरानी बातें मुझे याद आ जाती हैं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राम मनोहर लोहिया संसद में कहते रहे, इंदिरा, मैं जीवन भर तुम्हारा राजनीतिक विरोध नहीं करूंगा, मेरी 2 बातें मान लो। कौन सी 2 बातें? एक, हमारे गांव की महिलाओं की आंखें खराब हो रही हैं, धुआं वाले चूल्हा फूंक फूंक के, उनको जरा कोई कोशिश करके धुआं रहित चूल्हा दिला दो, उसकी व्यवस्था करा लो। और दूसरा, जब मैं गांव की सड़कों पर अपने पगडंडियों पर निकलता हूं, तो टट्टियों से सनी होती हैं और हमारी माताएं बहनें अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर ये नृत्य क्रिया निपटाती हैं, जरा सामुदायिक शौचालय बनवा दो। साहब, दशकों बीत गए, उस काम को पूरा किया नरेंद्र मोदी ने। तो वो एस्पिरेशन जो दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा एस्पिरेशन है। और एक चीज और, अब मैं चाहूंगा कि इसको एक अजीब, बिल्कुल अलहदा फैक्टर, जिस पर कहीं कोई बात नहीं हुई है, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे कहिएगा कि नहीं, ये फैक्टर कहीं नहीं है। मैं जो देख रहा हूं
डबल इंजन की सरकार का जो फैक्टर है, जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी लगातार देखते हैं, ब्रांड मोदी के साथ यानी मोदी जी का काम और ब्रांड योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला डंडा। आप देखिए, चाहे सुदूर त्रिपुरा हो, चाहे राजस्थान हो, वहां योगी जी की सभाओं से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने सभाएं कर रहे हैं। और यहाँ जो डबल इंजन का सरकार है, अगर यहाँ कोई ये गलती से सस्तेपन में कहते कि साहब ये मोदी के सामने नया चैलेंज है योगी का, तो डबल इंजन की सरकार का नारा देने वाला कौन है? क्या नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि हर राज्य में मुख्यमंत्री है, वही तो डबल इंजन है। ये एक जो नया फैक्टर आया है, जिसने ये दिखाया है कि प्रभु राम का नाम, नरेंद्र मोदी का काम और बुलडोजर का दाम, ये कहीं अगर मिल सकता है तो डबल इंजन में मिल सकता है, यानी भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। गलती से अगर हमारे स्टेट में वैसी सरकार नहीं है डबल इंजन वाली, तो पहले लोकसभा में लाओ और उसके बाद विधानसभा में भी लाएंगे। ये एक नया एंगल। क्या मैं गलत हूं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये बात तो हर इंसान मानता है। यूपी को अगर देख लें तो ये तो चाहे किसी भी समुदाय का हो, ये मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर आज की डेट में यूपी में शायद दशकों से सबसे अच्छा है। ठीक है, वो शायद दिन दूर गए जब अब ये हिंदुओं की मूर्खता ही हो सकती है कि वोट ना दो और सरकार ना रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता हिंदू भी इतने बड़े मूर्ख हैं, उनको भी समझ में आता है लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि बच्चे और बच्चियां तो सबके घर में। तो उसका तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, इसमें इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जी बिल्कुल। और ये वही वाली बात है कि कृपया इस देश ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार और समाज के अंतिम व्यक्ति, ये कभी कम्युनिस्टों का जुमला हुआ करता था कि समाज का अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, उससे अगर किसी का सीधा कनेक्ट हुआ है गौरव जी, तो वो नरेंद्र मोदी जी का हुआ है, लगातार मजबूत होता गया है। तो वो पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। आप अपने ड्राइंग रूम में आराम कर रहे हैं, तो आप आईने देखिए, खुद का पुनर्मूल्यांकन करिए और तब जाके ज्ञान देने का प्रयास कीजिए। एक अंत में मैं चलते चलते आपसे एक पॉइंट पे और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो ये है कि अब जब 13 राज्यों में 89 सीट पर 26 अप्रैल को जो सेकेंड फेज की पोलिंग होनी है, ये अगर ट्रेंड लगातार आगे बढ़ता रहा, यानी औसतन 5-6% मतदान कम होता रहा, तो क्या ये वो बात नहीं है कि एक संपन्न अघाए हुए पेट वाला नागरिक और एक जो एक्चुअल में शोषित, वंचित और आगे प्रोग्रेसिव वाला है, जिसको और भी जिसको शिक्षा भी चाहिए, जिसको चिकित्सा भी चाहिए, जिसको किसान निधि भी चाहिए, जिसको सारी चीजें चाहिए, यानी कि ग्रामीण भारत जो असली भारत है, नरेंद्र मोदी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ धनाढ्य वर्ग उनसे नाराज होते हो, तो असल में सरकार समाज की तो यही है। अवनीश भाई, 26 मई 2014 रात को 11 बजे, अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो ट्वीट नहीं है क्योंकि मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया। मैंने एक ही ट्वीट लिखा था कि अब आगे 10-15 साल, 10 साल तो मैंने क्लियर लिखा था, आगे 10 साल केवल दो उद्देश्य हैं मोदी के, फार्मर और फौजी। हम रूट पे काम कर रहे हैं, हम जमीन पे काम कर रहे हैं। जो किसान है, जो मध्यम वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो सब सताया, जो अर्बन के बाहर कभी निकला नहीं, ठीक है, मतलब अर्बन के अलावा जिन सरकारों ने कुछ और देखा नहीं, उस वर्ग को देखा नहीं, उसकी भी तो महत्वाकांक्षाएं हैं। सरकार की, दो सरकारों की नीतियों में क्या फर्क होता है, बड़े छोटी सी एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। यूपीए की सरकार में भी जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो जवाब दिया जाता था गोली से। मोदी सरकार आई तब भी शुरुआत में पत्थर की 2016 से पहले, यानी पहले के 2 साल, जब सरकार सारी चीजों को पकड़ महसूस कर रही थी, अपने पकड़ में ले रही थी, उस बीच में जब भी पत्थरबाजी होती थी तो वही पुराना डॉक्ट्रिन यूज कराया जाता था, पत्थर का जवाब गोली से। जबकि जड़ क्या थी?
उस बीमारी की जड़ ये थी कि जो युवा वर्ग यूथ पत्थरबाजी करता है उसको पत्थर से कोई लेना देना नहीं है। उसके एक एस्पिरेशंस हैं जिनको पूर्ण करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि नौकरियां वगैरह थी नहीं, टूरिज्म उतना था नहीं। तो जहां से उससे वो 500 रुपए का पत्ता मिलता था वो पत्थर उठा के फेंकता था। आपने जैसे ही डिमोनेटाइजेशन करा, पत्थरबाजी बंद हो गई। क्या पत्थर बिल्कुल कश्मीर में कम पड़ गए या बंदूक की गोलियां कम पड़ गई? लीजिए ना साहब, पत्थर पहाड़ों कम वाला पड़े प्रदेश है, पत्थर ही पत्थर है। ना पत्थर कम पड़े ना गोलियां कम पड़ी, लेकिन जड़ को हमने काट दिया जो पत्थरबाजी करवाते थे। तो देखिए, ये सरकार का सबसे अच्छी बात ये जो मुझे लगती है कि ये पत्ते काट के ऊपर ऊपर काम नहीं करती, ये जड़ में जाके काम करती है। रूट कॉज एनालिसिस क्या है? और आप भी इंजीनियर हैं, आपको भी पता है हम रूट कॉज एनालिसिस क्या बोलते हैं। जब प्रॉब्लम को आप डिफाइन करना शुरू करते हो, उसको डिफाइन करते जाते हो, तो आपको अंत में जाके सॉल्यूशन वहां बैठा हुआ दिख जाता है। जी और वही बिल्कुल हमने दिख यहाँ जाता है। करा, वही बिल्कुल हमने यहाँ बिल्कुल करा। बिल्कुल साफ, वो साफ दिखाई देता है, वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और जो एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है जिसको हम पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, वो इन दो टर्म में ये हुआ है कि एक कुनबा, एक वर्ग जो आज विपक्ष में बैठने को उसकी नीयत के हिसाब से वो उचित स्थान पर बैठा हुआ है, उसने हमेशा लॉलीपॉप दिया और उसने कहा कि हम ये कर देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति है जो 5 साल कर देता है, उसके बाद आता है कहता है अब हमको वोट दीजिए। फिर अगले 5 साल जनता उसको वोट देती है, सीटें बढ़ा के देती है, फिर परफॉर्म करता है और उसके बाद कहता है अब हमें वोट दीजिए। और वो मतदान स्थल तक गया है, वो जा रहा है, लगातार जा रहा है। आप अगर बैठ के ऐसी कमरों में ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अगला काम पर वोट इसीलिए कर रहा है। इसीलिए एंटी इनकम्पेंसी वर्ड खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म हो गया साहब, क्योंकि बिल्कुल खत्म हो एंटी गया। इनकम्पेंसी कब आता है? आपने वादा करा, वोट लिए, लेकिन वो अब पूरा नहीं 5 साल आपने वादे पूरे नहीं करे, तो वो एंटी इनकम्पेंसी सेट होती थी। लेकिन यहाँ तो आपने वादे किए, 5 साल में पूरे किए और जरूरत से ज्यादा पूरे किए, और फिर आप वोट लेने गए तो एंटी इनकम्पेंसी बात खत्म हो गई। तो बिल्कुल ठीक जितने बात है। भी हमारे आदरणीय पॉलिटिकल पंडित हैं, अब पेंशन तो किसी को मिलनी नहीं है, तो चुपचाप तो घर में बैठ नहीं सकते, तो करने दीजिए, उन्हें भी अपना काम करने दीजिए। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। दर्शकों से मैं फिर कहूंगा, अपना दिमाग आपका अपना है, उसको किराए पे मत दीजिए किसी को भी। मैं हूं, आप हो, मैं हूं, अवनीश भाई हो, किसी को भी अपने दिमाग को किराए पे मत दीजिए। भगवान ने आपको सोचने समझने की शक्ति दी है। अप गीता पढ़िए, रामायण से, महाभारत से समझिए। आपका काम केवल वोट जाके देना है, और अपने मित्र को, ये जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको ले जाके पोलिंग बूथ तक ले जाना है, उनका वोट डलवाना है। उसके बाद सारी चीजें श्री कृष्ण पे छोड़ दीजिए ना, केशव करेंगे जो करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ एक बनावटी दुनिया और एक असल दुनिया, इसका फर्क दिखाई देता है। जहां पर पहले फेज से ही विपक्ष ने हथियार डाल दिया है, उत्तर प्रदेश का ये उदाहरण दे दूं तो लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव कहाँ हैं, सभाएं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई बार यह भी होता है दर्शकों, और गौरव जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भैया ऐसा थोड़ी ना होता है कि मुद्दई चुस्त सुस्त और गवाह चुस्त रहे। अरे आप वोट मांग ही नहीं रहे, आप लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, आपके प्रत्याशी के पोस्टर बैनर ये गायब हैं, आप क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपका वोटर कैसे खड़ा है? अरे पहचानिए, वो जो आपका वोटर है जिसको पॉलिटिकल पंडित विपक्ष का वोटर समझते थे, वो तो नरेंद्र मोदी का वोटर हो चुका है, उनके लाभ लेते हुए और लाभार्थी बन के। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी का वो कथन मुझे याद आता है जो उन्होंने 2013 में कहा था, जब वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे थे और चुनाव लड़ रहे थे 2014 का। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदलो, नहीं बदलोगे तो इसी तरह से ये आंकड़ों में फंस के उल्टी सीधी तस्वीरें देखोगे, और एक बार फिर जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो कहोगे, ये दोष दोगे या पछताओगे कि अरे ये क्या हो गया। और ईवीएम की नाम की चूड़ियां एक बार फिर तोड़ने को मजबूर हो गए, जो कि पहले फेज से ही शुरू हो गई।
देखिए वो तो पहले फेज से शुरू हो गई, अब राहुल गांधी ने अपनी रैलियां सस्पेंड क्यों करी? जयराम रमेश ने बोला राहुल गांधी बीमार हैं, ठीक है, वो दिल्ली के बाहर नहीं जा सकते हैं और इस कारण उनकी रैली सस्पेंड की जाती है। वो रैलियां अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। तो ये क्या है? ये भी तो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि भैया अब पैसे वैसे है नहीं, खर्च कहाँ करना है, वहां एक भी सीट नहीं आनी है। तो जब लीडर हताशा मान ले, जब लीडर हथियार डाल दे, तो अपने आप में खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब लीडर हथियार डाल देता है तो फिर उसकी सेना, उसका समर्थक, उसके हथियार अपने आप पड़ जाते हैं। तो इसलिए अगर ये 6-8% की बाजीगरी कम ज्यादा को नाप के कोई प्रसन्नता जाहिर करने के, जैसे कहते हैं ना कि कुछ दिन तो मौज ले लिया जाए, कम से कम 4 तारीख तक तो मौज ले लिया जाए, ये उतनी ही कहावत है। एक व्यक्ति अपने कर्म पर वोट मांग रहा है और धर्म भी उसके साथ है। और धर्म क्यों ना हो, अगर कोई आरोप लगाए कि राम के नाम पर वोट पा रहे हैं, तो साहब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने दशकों तक राम मंदिर का एजेंडा अपने घोषणा पत्र में रखा, पूरा क्यों करके दिखाया। क्यों राम के नाम पे वोट क्यों ना मांगे भाई? हमने चर्चा की है, वो वीडियो रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखेगा। एक 40-45 मिनट की चर्चा हमारी रही है कि क्यों न नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति पहले करें और वोट मांगे। पहले दिल से भाजपा ने भगवान श्री राम को मुद्दा बना के रखा है और वो पूरा करा है, क्यों ना मांगे? और अगर किसी के पेट में दर्द था तो तुम्हारे पास भी कई दशक थे, तुम वो काम कर देते, तुम मांग लेते, हमने तो मना नहीं करी। मुद्दा तो सार्वजनिक है, मुद्दा तो सबका है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी उसको मानती है तो क्यों ना मांगे? ठीक बात है। और और जो लोग ये बोलते हैं राम मंदिर से क्या होता है, ये दुनिया भर की आपने भी सुनी होंगी कहानियां। मैं इनके साथ बहस में नहीं जाना चाहता। इनसे बहस करने का एक ही तरीका है, इनके सामने जाओ, कान पकड़ो, दो कान के नीचे लगाओ और उसके बाद बोलो अब हम तुम्हें बताते हैं राम मंदिर से रोजगार कैसे बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। इस पर भी हमने चर्चा की है दर्शकों। इसी चर्चा के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो तमाम वीडियोस गौरव जी के साथ जो हमारी चर्चा रही है, जिन जिन बातों को आज हम दोहरा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये 4-6% की वोटिंग कम हुई है तो हम चले हैं फेस सेविंग करने, बिल्कुल नहीं। 48 घंटे बाद ये चर्चा हमने इसीलिए किया है कि आज से 3 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले, आज से 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले वो सारी चर्चाएं हैं जिसका हम डिटेल में आज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, उनको देखिएगा। राम के नाम का इस्तेमाल क्यों न करे बीजेपी? राम के एजेंडा रहे हैं, राम वो धर्म रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी चली है। और 2014 के बाद देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कर्म के साथ भी चल रहा है, योगी आदित्यनाथ। और वहां आप देखिए हेमंता विश्व शर्मा, इस तरह के, या अन्नामलाई को देख लीजिए, इस तरह के लोग भी सामने आए हैं जो कि ये बताते हैं कि अगर कहीं लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को मजबूती से वोट मिल रहा है और राज्य के चुनाव में कहीं और मिल रहा है, तो वहां भी डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है। तो एक साथ न सिर्फ पैन इंडिया विस्तार पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और साफ दिखाई देता है पहले फेज में ही, उसी के साथ विधानसभा में भी डबल इंजन वाला कॉन्सेप्ट वो भी सामने दिखाई दे रहा है। तो ये एक आपने जो कहा ना कि रूट काज का इलाज करना, और जब जड़ों में सही खाद और सही पानी पहुंचता है तो बड़े कई मौसमों तक अच्छे फल आते हैं। और यही नतीजा है कि 2014 में जो फल आया, 2019 में उससे अच्छा फल आया, 2024 में उससे और ज्यादा अच्छा फल बम्पर सामने। क्रॉप आएगी 2024 बिल्कुल में, साहब, बम्पर क्रॉप आएगी। बिल्कुल साहब, क्योंकि आपने फौरी तौर पर किन्हीं केमिकल्स का छिड़काव करके, यानी जो ऊपर ऊपर ट्रिमिंग करके कोई बकवास नहीं की है। खटाखट खटाखट खटाखट, यहाँ नरेंद्र मोदी के 2 टर्म का काम धड़ाधड़ बोल रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी आंखें खोलिए, पॉलिटिकल पंडितों चश्मा बदलिए। मुझे लगता है दर्शकों, 48 घंटे के विराम, समय लेने के बाद, इंतजार करने के बाद, पानी ठहरने के बाद, हमने जो पहले फेज में ये सो कॉल्ड वोटिंग परसेंटेज के कम होने पर जो तमाम घुंघरू खनकाए जा रहे थे विमर्शों के, उसका आपको एक अलग एंगल दिया होगा। तो आप सभी को बधाई, जो 13 राज्यों में 89 सीटों के अगले वोटर हैं, जो 26 तारीख को, 26 अप्रैल को वोट करेंगे
निकलिए और कंपटीशन करिए। लाभार्थी वर्ग से हमारा आपका कंपटीशन है। रामप्रीत जाके पोलिंग बूथ पर खड़ा है, उसकी पर्ची तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। आप अगर अपने समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर के सदस्यों, अपने आसपास के लोगों को, जैसा कि गौरव जी ने कहा, मतदान तक लेके जाइए। गौरव जी, लास्ट लाइन, एक अंतिम कोट आपसे चाहूंगा जरूर। वोटिंग आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है आप कहीं के नवाब हो, कि आपके घर में ईवीएम मशीन आएगी, आपके घर में 4 लोग आएंगे, आपका हाथ पकड़ के वो ही हाथ दबाएंगे क्योंकि आप हाथ दबा के आपको हाथ दबाने में कष्ट हो रहा है, तो आप इस मानसिकता से बाहर निकल जाइए। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बाहर निकल जाइए, वरना ये समझ राजनीति की और देश किस तरफ चल पड़ा है, ये आपकी समझ से बाहर हो जाएगी, आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी। और जो मेरे चैनल के दर्शक ये देख रहे हैं, उनके लिए मैं केवल एक चीज निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे चैनल पे निगेटिविटी की कोई जगह नहीं है। आप कहीं के सूरमा भोपाली हो या कोई भी हो, अगर आप नेगेटिविटी यूज करोगे तो मैं आपको हमारे एडमिन आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमारा काम वोट देना है। हमारा काम किसी के पछड़े में टांग अड़ा के नहीं घुसना है। पंडित, पॉलिटिकल पंडित, ये एक ऐसा शब्द है जिसकी प्रासंगिकता 2014 के बाद कम होती गई है। पॉलिटिकल पंडित अगर आज के टाइम में अगर कोई है तो वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं। बाकी ये टीवी और यूट्यूब वाले जितने हैं, ये केवल आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। जितना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतने इनके पैसे बढ़ेंगे और इनके मजे होंगे। अब आप डिसाइड करो आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल ठीक बात है। और अपनी सेहत के नाम पे किसी और के पैसे बनाने हैं तो आपकी मर्जी। हम रिएक्शन नहीं देते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। यही कारण है ये वीडियो कल भी बन सकता था, ये वीडियो 19 तारीख की शाम को भी बन सकता था, लेकिन आज ये 21 तारीख की शाम को बना है, 48 घंटे के बाद बना है। वो भी इसलिए बना है क्योंकि हम सारी चीज़ों को समझ के अपने समय में उसको सेटल करना चाहते थे। याद रखिए, एक ठहरे हुए पानी में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उबलते हुए चलते हुए पानी में प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। सब कुछ कह दिया, सब कुछ कह दिया आपने। और दर्शकों, सोनम वांगचुक पर हमने 2 एपिसोड किए हैं। तीसरे एपिसोड की तैयारी हमारी हो चुकी है, बहुत जल्द हम उसको भी लेके आएंगे। जैसे गुरु जी उसको बैठ के हमारे साथ रिकॉर्ड करेंगे, और यकीन जानिए कि सोनम वांगचुक और उनके जो कुछ भी मायाजाल है, उस पर जो हमने 2 वीडियो किए कि क्यों उन्होंने पश्मीना मार्च 2 बार कैंसिल किया, सोनम वांगचुक के यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा। यहाँ तो हम वो वाले हैं जो कहते हैं कि उनके चैनल को भी जाके देख लीजिएगा। जो सवाल हमने खड़े किए उनमें से एक पर सफाई तो आ गई है कि क्यों उन्होंने दोनों पश्मीना मार्च, हालांकि वो सफाई कितनी दुरुस्त है वो सोनम जाने, लेकिन हमारे आरोप अभी भी वैसे ही खड़े हैं कि क्यों उन्होंने पश्मीना मार्च अपने खत्म किए, कैंसिल किए। हम इस पर बहुत जल्द अगला चर्चा की श्रृंखला लेकर गौरव जी के साथ उपस्थित होंगे, क्योंकि हम लफाजी नहीं करते, हम संदर्भों पर बात करते हैं। और जरा संदर्भ आ जाए, उनको बढ़िया से मांझ लिया जाए, तो उसके बाद आपके सामने वो वीडियो भी होगा। आप सबने बहुत प्यार दिया है। उम्मीद है कि गौरव जी के साथ आज की ये चर्चा ठहरे हुए पानी, मैं गौरव जी को कोट अनकोट ठहरे हुए पानी में प्रतिबिंब देखने की कवायद थी, जो 50 मिनट में हम लोगों ने किया है। 48 घंटे बाद अगर किए हैं तो 50 मिनट का वीडियो जरूर बनेगा। डांटिएगा मत कि चर्चा लंबी हो गई। गौरव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हमारी पहले तो बात को एक्सेप्ट किया, जब हमने आपसे समय लेने का प्रयास किया कि हम चाहेंगे कि 48 घंटे में, तो ये कोशिश में था कि 72 घंटे के बाद, लेकिन ठीक है, ये संयोग भी अच्छा है कि 48 घंटे बाद हमने ठहरे पानी में प्रतिबिंब देखने का प्रयास किया पिछले 50 मिनट में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारंभ की तरफ से, हमारी तरफ से। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे गौरव प्रधान